जब हम तारीख के बड़े बड़े नामों न्यूटन, हिटलर, अब्राहम लिंकन, विंसेंट वान गोग, वुल्फगैंग अमादेस मोजार्ट जैसे लोगों के बारे में सोचते हैं तो वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया की पुरस्कार शख्सियात लगते हैं जिन्होंने सैकड़ों साल पहले हमारी हिस्ट्री लिखी। हमारे लिए ये तसव्वुर करना अक्सर मुश्किल होता है कि ये मशहूर तारीखी शख्सियात जिनके नाम तारीख की तमाम किताबों में मौजूद हैं वो भी आपके और मेरे जैसे आम लोग थे। हमारे पास कुछ ऐनी शाहिदीन मौजूद हैं जो उन बड़े नामों को समझने में हमारी मदद कर सकते हैं। ये लोग उन तारीखी शख्सियात को इस वक्त से जानते हैं जब वो जिंदा थे और वो हमें फर्स्ट हैंड बता सकते हैं कि इन मशहूर नामों के पीछे कैसे लोग थे। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम 10 आई विटनेसेस को पेश कर रहे हैं जो तारीखी शख्सियात को ज़ाती तौर पर जानते थे और उनका क्या ख्याल है। इनमें शानदार साइंसदान, आर्टिस्ट, जालिम हुक्मरान, डिक्टेटर, क्रिमिनल और रियल हीरोज को जानने वाले लोग मौजूद हैं। लिहाजा देखते रहें गुड टू नो और हमें कमेंट्स में बताएं अगर आप किसी तारीखी शख्स के साथ डिनर पर जा सकते तो वो कौन होता। आइए सबसे पहले वर्जीना वालिहो की तरफ आते हैं। 1982 से 1987 तक वर्जीनिया वालिहो पाब्लो एस्कोबार की मिस्रेस रही जो इंसानी तारीख का सबसे अमीर ड्रग स्मगलर था। पाब्लो की मेडलिन कार्टेल ने 1970 और 1980 की दहाई में इंटरनेशनल कोकीन मार्केट के 80% से ज्यादा पर कब्जा हासिल कर लिया। अपने इलीगल बिजनेस की कामयाबी के अलावा पाब्लो एस्कोबार अपनी बेरहमी और जुल्म के लिए बदनाम था। मिसाल के तौर पर उसके पास अपनी प्राइवेट आर्मी थी और अगर कोई इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता तो वो इंतहाई सख्त कार्रवाई करता था। इसे ड्रग्स के खिलाफ जंग के ट्रिगर में से एक समझा जाता था, यानी इलीगल ड्रग्स के खिलाफ सियासी लड़ाई। वर्जीनिया वालिहो जिसे इस वक्त कोलंबिया के दीगर मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ियों के साथ एस्कोबार इनवाइट किया जाता था, 1982 में एस्कोबार से मिली। आज वो एक टीवी प्रेजेंटर और ऑथर है, इसीलिए इसने एक किताब भी लिखी, लविंग पाब्लो, हेटिंग एस्कोबार। इस किताब में और कई इंटरव्यूज में वालिहो ने एस्कोबार के साथ अपने रिलेशन को तफसील से बताया है। उसने कहा कि वो इसके साथ इंतहाई रोमांटिक था। वो उसे लग्जरी वॉचेस, कार्टियर बैग्स गिफ्ट करता था, हर रोज फूल भी भेजता था और हर वीकेंड पे अपने प्राइवेट जेट में अपनी स्टेट में ले जाता था। हालांकि इस वक्त वो शादीशुदा और बाप भी था। वालिहो ने बताया कि किस तरह एस्कोबार उनके रिलेशन के एंड पर मेगलोमेनियक बन गया था। वो क्यूबा से अमेरिका का मुकाबला करने के लिए फिडेल कास्त्रो के साथ अफवाज में शामिल होना चाहता था और इस मकसद के लिए इसने खतरनाक धमाका खेज मवाद भी तैयार करवाया था। वो कोलंबिया का सदर बनना चाहता था। वालिहो ने एस्कोबार को 2 चेहरों वाला आदमी कहा जो खुश मिजाज और प्यार करने वाला हो सकता है, खास तौर पर अपनी फैमिली, दोस्तों और पार्टनर के लिए, और सफाक और बेईमान भी क्योंकि इसने वालिहो पे भी पुरतशद्दुद किया था। हमारी लिस्ट में अगले नंबर पर आरून मनीलाल गांधी हैं। जैसा कि उनके नाम से पता चलता है ये महात्मा गांधी के रिश्तेदार हैं। महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता, उन्होंने 1940 की दहाई में हिंदुस्तान को ब्रिटिश से आज़ादी हासिल करवाई थी। आरून मनीलाल गांधी महात्मा गांधी के 5th ग्रैंडसन हैं। इसी मुनासबत से वो बचपन में ही अमन के अजीम कारकुन से आशना हुए और जवानी में भी उन्हें बाकायदगी से देखा। ये अपनी किताब द गिफ्ट ऑफ एंगर में लिखते हैं, आरून ने अपने दादा को एक बिल्कुल प्यार करने वाले और हमदर्द आदमी के तौर पर देखा है। उन्होंने ये भी बताया कि गांधी किस तरह उनके साथ बचपन में भी इसी तरह एहतराम के साथ पेश आते थे जैसे वो एक बड़े अडल्ट से आते थे। हिंदुस्तान में उनकी शोहरत और अहम किरदार के बावजूद वो एक आजिज और काबिल रसाई शख्स थे जो आम सादा जिंदगी गुजारते थे। आरून गांधी के 13 साल की उम्र में अपने दादा को खो देने के बाद उन्होंने अपने असर और रसूख की वजह से खुद एक एक्टिविस्ट बनने का फैसला किया। तब से वो पॉलिटिकली एक्टिव रहे और अपने दादा की फिलॉसफी को फैलाने वाली फाउंडेशन और इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करते रहे। आइए अब अगले आई विटनेस की तरफ चलते हैं। ये आई विटनेस खुद एक तारीखी शख्स है, यानी जेरी लुइस। उन्हें 20वीं सेंचुरी के सबसे कामयाब टेलीविजन प्रोफेशनल और फिल्म मेकर में शुमार किया जाता है और कलर टेलीविजन के फैलाव में भी उनका अहम किरदार था। 16 साल की उम्र में उसने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के लिए कलर टेलीविजन ब्रॉडकास्ट को सेट अप करने में मदद की थी और वो प्रोफेसर कोई और नहीं अल्बर्ट आइंस्टाइन थे। इस दौरान लुइस काफी खुशकिस्मत था कि उसे अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ चंद बार लंच करने और उनसे बात करने का मौका मिला।
लुइस ने आइंस्टाइन को एक नाकाबिले यकीन हद तक मेहरबान इंसान के तौर पर बयान किया, जिसने इसके इंतहाई बेहुदा सवालात के जवाबात भी इंतहाई सोच समझ कर दिए। लुइस ने यह भी कहा कि आइंस्टाइन अपनी जिंदगी में काफी अकेले महसूस होते थे। अगरचे जेरी लुइस आइंस्टाइन से सिर्फ चंद बार ही मिले थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मुलाकातें उनके लिए आज तक बहुत खास तजुर्बा है। इसके बाद हम स्टीव जॉब्स की तरफ आते हैं और उसके बच जाने वाले बिजनेस पार्टनर और एप्पल के को-फाउंडर स्टीव वोजनियाक और जॉब्स की मुलाकात 1970 की दहाई के शुरू में एक म्यूचुअल फ्रेंड के जरिए सैन फ्रांसिस्को में हुई। इसके 4 साल बाद उन्होंने एप्पल की बुनियाद रखी और दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर तैयार करदा पीसी तैयार किया। कंप्यूटर के दोनों मास्टरमाइंड्स ने तकरीबन 2 दहाइयां एक साथ मिलकर काम किया। स्टीव वोजनियाक ने अपने लॉन्ग टर्म दोस्त और साथी को बहुत सी चीजों के तौर पर बयान किया। सबसे पहले तो उसने कहा कि वो एक लीडर था जिसके पास हमेशा शानदार आइडियाज होते थे और वो तकरीबन हर चीज पर सवाल करता था। वोजनियाक ने स्टीव जॉब्स को बहुत पुरजोश, काफी बेचैन और बहुत ज्यादा कंट्रोल करने वाला बताया। उन्होंने जाती तौर पर बताया कि स्टीव जॉब्स हमेशा उनके साथ फ्रेंडली और रिस्पेक्टफुल होते थे, जिसका उनका ख्याल है कि जॉब्स उनके टैलेंट की भी कदर करते थे। पर्दे के पीछे जॉब्स के बारे में कहा जाता है कि वो दूसरे लोगों पर बहुत सख्त और गुस्सा होते थे। अब हम आते हैं एलिजाबेथ कालामर की तरफ। एलिजाबेथ कालामर 94 साला ऑस्ट्रियन है। जब वो टीनेजर थीं तो ऑस्ट्रियन को बर्गूफ एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के जरिए जॉब मिली। बर्गूफ ओबरसालिज़बर्ग, बावेरिया में एक कंट्री स्टेट थी जहां एडोल्फ हिटलर 1933 में पावर में आने के बाद प्राइवेटली रह रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एलिजाबेथ कालामर उन 6 घरेलू मुलाजमों में से एक थीं जिन्होंने हिटलर की बीवी ईवा ब्राउन की निगरानी में कंट्री स्टेट की देखभाल की थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद उसने तकरीबन 70 साल तक ये राज रखा कि इसने एक बार हिटलर के लिए काम किया था। उसने इस वजह से छुपाया कि कहीं वो मुसीबत में न फंस जाए। 2014 में उसने पहली बार एक जर्नलिस्ट और डॉक्यूमेंट्री फिल्म की टीम के साथ हिटलर और ईवा ब्राउन की कंट्री स्टेट में गुजरे वक्त के बारे में बात की थी। उसने अपना एक पुराना ग्रीटिंग कार्ड भी दिखाया जो उसे हिटलर से मिला था। उसने कहा कि वो इस वक्त काफी अच्छी मुलाजमा समझी जाती थी और रिवॉर्ड भी दिया जाता था। उसने ये भी बताया कि किस तरह हिटलर अक्सर सुबह 2 बजे तक नहीं उठता था और 4 बजे के करीब सोता था, इसलिए रात का खाना अक्सर रात 10 बजे तक भी नहीं सर्व किया जाता था। इसको ये भी याद था कि जंग के एंड पर हिटलर कितना टूटा हुआ था और ये भी कि उसे बाज़ औकात इस पर अफसोस भी होता था। इसके अलावा इसने बयान किया कि हिटलर का बेडरूम काफ़ी मिनिमल था, जिसमें सिर्फ एक बेड, एक क्लाजेट, यूनिफॉर्म का एक रैक और चंद किताबें थीं। हिटलर के अलावा वो रोज़ाना उसकी बीवी ईवा ब्राउन के साथ भी काम करती थी, जिसे इसने एक बहुत वफादार, फ्रेंडली लेकिन बहुत परफेक्ट लेडी के तौर पर बयान किया। इसके बाद हम एक और गवाह की तरफ आते हैं जो एक तारीखी शख्सियत एमी ग्रीन के साथ रहती थी। ग्रीन ने मैरिलिन मनरो से अपने शौहर मिल्टन ग्रीन के जरिए मुलाकात की। इसके शौहर ने प्रोफेशनली इस वक्त की नामालूम गैर मामूली एक्ट्रेस और सिंगर की फोटोग्राफी की थी, जो बाद में पूरी जनरेशन के लिए एक आइकन बन गई थी। ग्रीन और मैरिलिन दोस्त बन गई और एक दूसरे को बेहतर तौर पर जानने लगी। फिर वो कनेक्टिकट के एक घर में 4 साल तक इकट्ठे रहने लगे। उसने मैरिलिन को एक ऐसी औरत के तौर पर बयान किया जो एक नई जिंदगी की तलाश में थी और तमाम एक्सपीरियंसेस करना चाहती थी। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, बल्कि नेचुरल ब्यूटी थी। प्राइवेट लाइफ में वो इतनी एक्साइटेड नहीं थी जितनी वो पब्लिकली थी। उसने ग्रीन के सामने एतराफ भी किया कि वो अक्सर उससे खौफजदा महसूस करती थी। एमी ग्रीन के अलावा उनका बेटा जोश ग्रीन भी मैरिलिन मनरो का आई विटनेस है। मशहूर होने से पहले मैरिलिन मनरो ने इसे कई बार बेबीसिट भी किया था। जोश ने बताया कि वो बहुत अप्रोचेबल थी। वो उसका मजाक उड़ाना पसंद करती थी और उसे रेगुलरली गुदगुदी भी करती थी। मैरिलिन बच्चों को काफी पसंद करती थी, हालांकि इसका अपना कोई बच्चा नहीं था। हमारी लिस्ट में आखिरी आई विटनेस डेविड डगलस डंकन है। उसका शुमार 20वीं सेंचुरी के मशहूर फोटो जर्नलिस्ट में होता है। उसने बहुत से तारीखी वाक़यात और सबसे बढ़कर जंगी वाक़यात फिल्म किए और दर्जनों वर्ल्ड फेमस तस्वीर को शूट किया था। इसके सबसे ज्यादा बदनाम कामों में से एक पाब्लो पिकासो पर उसकी इलास्ट्रेटेड बुक है, जिसमें इसने मशहूर फ्रेंच आर्टिस्ट की तस्वीर कशी की थी। फोटोग्राफर रॉबर्ट कीपा की सिफारिश पर, जो पिकासो से वाकिफ था, उसने 1950s में साउथ फ्रांस में पिकासो के प्राइवेट कासल में कई हफ्ते गुजारे और पाब्लो पिकासो को जाना। डेविड डगलस डंकन के मुताबिक स्पेनिश पेंटर जिसने अपने एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल से क्यूबिज्म की बुनियाद रखी, जिसका काम आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है, एक बहुत ही एक्सट्रोवर्टेड इंसान था जो बच्चे की तरह मासूम लगता था।
पिकासो के साथ इसकी पहली मुलाकात में डंकन ने पिकासो को पहली बार अपने बाथरूम में इस वक्त देखा जब वो बाथ टब में बैठा था और आसपास पानी छिड़क रहा था। डंकन ने पिकासो को मुकम्मल तौर पर डाउन टू अर्थ और नॉर्मल पाया, ये जानते हुए भी कि वो इस वक्त दुनिया के मशहूर तरीन पेंटर्स में से एक थे। यही वजह है कि डंकन पिकासो की मौजूदगी में हमेशा बहुत सुकून महसूस करता था। पिकासो ने अपने बारे में कहा कि वो एक माचो था जो उसके बेशुमार लव अफेयर्स में फिट बैठता था, लेकिन पिकासो ने हमेशा अपने लवर्स से अच्छा सलूक नहीं किया। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें और मजीद दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप किस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक देखते रहें गुड टू नो।